पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगफेंग यहाँ पर जा चुका था उस एम्पायर के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि उस एम्पायर ने यहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर डोंगफेंग कैसे चुप रह सकता था। हालांकि यहाँ पर वो एम्पायर से कल्टीवेशन में बहुत पीछे था, पर तब भी वो अपनी हिम्मत और ताकत लिए एम्पायर के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो यहाँ पर पूरी ताकत लगाकर एम्पायर को टक्कर देने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कुछ हद तक के कामयाब भी था। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो ज्यादा टाइम तक के एम्पायर का मुकाबला नहीं कर पाता और एम्पायर ने यहाँ पर अपनी थंडर पावर की मदद से डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से डोंगफेंग की जान तक जाने वाली थी। लेकिन ये हो पाता कि इससे पहले ही यहाँ पर उसके सेकंड अंकल आकर उसे बचा लेते हैं और एम्पायर को मार मार कर उसे वहां से भगा देते हैं। तो एम्पायर ये कहते हुए जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगफेंग जो था वो मिस्टी सेट के अंदर आ चुका था और वहाँ पर वो लड़की उसका ख्याल रख रही होती है, जो कि उसके अंकल की ही बेटी है। यहाँ पर ये लोग ख्याल रख रहे थे और डोंगफेंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी के साथ साथ डोंगफेंग की इंटरनल जितनी भी चोटें वगैरह थी, वो जो छोटी सी एंजल है जो पत्थर के अंदर रहती है, जो पत्थर यहाँ पर डोंगफेंग को उसके फादर ने ला कर दिया था, वो यहाँ पर डोंगफेंग की इंटरनल इंजरीज को और उसके मेरिडियन में जितनी भी चोटें आई हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से डोंगफेंग काफी हद तक के रिकवर होना शुरू कर चुका था। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर डोंगफेंग को होश आ जाता है और होश में आते साथ ही वो कहने लग जाता है कि एम्पायर कहाँ गया, तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, आखिर तेरी हिम्मत कैसी भी मेरे क्लान वालों के ऊपर हमला करने की। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो तो यहाँ पर मिस्टी सेट के अंदर मौजूद है, तो वो अपने आप को शांत कर लेता है और थोड़ा दिमाग लगाकर सोचता है कि अरे हाँ, मुझे तो सेकंड अंकल ने आकर बचाया था, वरना न जाने आज क्या हो गया होता जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर वो जो उसके अंकल की छोटी बेटी थी वो यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती है, डोंगफेंग देखो, ये मेरी एल्डर सिस्टर है, ये आपको पता है काफी टाइम से आपका ख्याल रख रही थी और आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि कहीं आप होश में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आपको पता है आप पिछले 2 दिन से ना बिल्कुल बेहोश थे, आपने कोई हरकत नहीं की। तो इसी वजह से मेरी बहन ने रात दिन एक करके आपका ख्याल रखा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आप आराम से खुद को रिकवर कर पाए। और देखो, इसी चीज का नतीजा है कि आज यहाँ पर आप होश में आ चुके हैं। ये सुनकर डोंगफेंग बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। वो यहाँ पर उन दोनों का शुक्रिया करते हुए कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे बचाया और मेरा ख्याल रखा। वो यहाँ पर बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि इससे पहले ही मिस्टी सेट में जब वो आया था तो वो बिल्कुल बहुत छोटा था और इसके बाद अब जाकर वो मिस्टी सेट के अंदर आया है। पहले से ये जगह काफी ज्यादा बदल चुकी थी और काफी ज्यादा अच्छी भी हो गई होती है। पर जैसे डोंगफेंग यहाँ पर अपनी स्पिरिट को चेक करने की कोशिश करता है और उसकी जो दाव बॉडी थी उसको चेक करने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ना तो अपनी स्पिरिट को समन कर पा रहा है, ना ही अपनी दाव बॉडी को समन कर पा रहा है। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, कहीं यहाँ पर वो हेवन का अटैक जो थंडर वाला था लगने की वजह से मेरी स्पिरिट और दाव बॉडी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वो छोटी बच्ची यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि नहीं नहीं डोंगफेंग, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो एम्पायर का थंडर अटैक आप लोग को लगा था ना, जिस वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हुए थे और यहाँ पर आपकी दाव बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ था, तो यहाँ पर मास्टर हैं, उन्होंने आपकी दाव बॉडी को सील कर दिया ताकि वो दाव बॉडी आपको अंदर ही अंदर जान से ना मार दे। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर और एल्डर जो है वो दोनों के दोनों तरीका ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि किस तरह से आपकी दाव बॉडी को वापस से ठीक किया जा सकता है। तो आप उसकी फिक्र मत करना, वो दोनों कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे आपको वापस से पहले जैसा करने का। और जब तक ये नहीं होता तब तक आप बेफिक्र यहाँ पर इस मिस्ट्री सेक्ट में हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। हमें आपका ख्याल रखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज से मिस्ट्री सेक्ट ही आपका नया घर है। जितने भी बदमाशों ने आपके साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है ना, मेरे फादर जाएंगे और उन सभी को एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पर आकर आपका एक बाल तक बाका नहीं कर सकती, इसकी तो हम लोग यहाँ पर गारंटी लेते हैं जब तक मेरे फादर जिंदा हैं। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर डोंगफेंग के सेकंड अंकल आकर पहुंच चुके थे। वो जैसे यहाँ पर आते हैं वो तुरंत ही डोंगफेंग की इंजरीज को चेक करने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी इंजरी और तुम्हारी इंटरनल इंजरी जितनी भी है ना वो सब रिकवर हो रही है, इस वजह से तुम यहाँ पर होश में भी आ गए। तुम्हें पता है तुम्हें होश में देखकर ना मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, तुम्हारे ऊपर अटैक लगा था, तो वो नजारा अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। उस चीज को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि उस टाइम तुम्हारी कितनी बुरी हालत हुई थी। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम यहाँ पर जिंदा बचोगे, लेकिन देखो आज हम
लोगों के सामने तुम यहाँ पर बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, हमने तुम्हारे साथ ये कर दिया है कि तुम्हारी स्पिरिट को सील कर दिया। ये बहुत गलत बात है, लेकिन यकीन मानो मैं कोई ना कोई तरीका तुम्हारे लिए जरूर ढूंढूंगा। और हाँ, जब तक कि तुम्हारे पास ये तुम्हारी स्पिरिट अवेक नहीं होती है ना, तब तक कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के टेक्निक सिखाऊं। मैं बहुत अच्छा स्वॉर्डमैन हूँ, मैं खुद भी अपना स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता हूँ, नई नई टेक्निक सीखता हूँ और दूसरों को सिखाने का भी काम करता हूँ। तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह अच्छी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। भले से तुम्हारे पास स्पिरिट ना भी कभी एक्टिवेट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें एक इमॉर्टल गॉड बनाऊंगा जिसके पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक होगी ना, जिसकी टेक्निक की वजह से ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। तुम्हें पता है, बहुत टाइम पहले हमारे सेट के एक एल्डर हुआ करते थे जिनके पास कोई स्पिरिट नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत के बलबूते पे उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो एक इमॉर्टल गॉड बने थे। और आज जो हमारे सेट की इतनी बड़ी पहचान है वो उनकी वजह से ही हो पाई है। तो उन्हीं की तरह मैं भी तुम्हें उतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और अगर आगे चलकर तुम्हारी स्पिरिट वापस से अवेक हो जाती है, तुम्हारी दाव बॉडी ठीक हो जाती है, तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि तुम यहाँ पर स्वॉर्डमैन भी रहोगे और तुम अपनी दाव बॉडी का भी इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद तो दुश्मन तुम्हारे नाम से डरेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो बताओ, क्या तुम मेरे डिसेबल बनोगे? क्या तुम मुझसे स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक सीखना चाहोगे? तो डोंगफेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप मुझे सिखाएंगे कुछ और मैं यहाँ पर कैसे इनकार कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर इतना अच्छा टेक्निक सिखाने के बारे में बताया। मैं बिल्कुल आपसे टेक्निक सीखना चाहूंगा। जो सुनकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है सेकंड अंकल के पास और उनसे कहने लग गया था कि मास्टर, सारे के सारे एल्डर वगैरह जो है ना इस सेट के, वो मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हुए, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपको उनसे बात करने के लिए जाना होगा। तो ये सुनकर वो जो सेकंड अंकल होते हैं वो डोंगफेंग से कहते हैं कि डोंगफेंग, अपना ख्याल रखो, आराम से यहीं पर बैठो, मैं जरा मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिक्र मत करना, तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद सेकंड अंकल जो थे वो मीटिंग के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डोंगफेंग जो होता है वो भी उसी ओर जाने लग जाता है ताकि देख सके कि असल में मीटिंग के अंदर बात क्या होने वाली है, कहीं ये बात उसके ही खिलाफ तो नहीं होगी कि उसको सेक्ट में क्यों रखा जा रहा है। इसके बाद जैसे ही डोंगफेंग वहां पर आया था, सारे के सारे एल्डर भी यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और सबसे पहला यही सवाल उठाया जाता है सेकंड एंगल से कि मास्टर, आपको पता ही है कि हम यहाँ पर ये मीटिंग क्यों रखे हुए हैं। हमारी इतनी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है उसी इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ, और ये दुश्मनी किसी और वजह से नहीं हुई बल्कि आपकी वजह से ही हुई है, क्योंकि आपने जाकर इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ जो पंगा किया है ना, वो लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उन्होंने आज ही सुबह हमारे पास एक लेटर भेजा हुआ है धमकी से भरा हुआ कि अगर हम यहाँ पर अपने आप को इमॉर्टल अलायंस वालों के सामने सरेंडर नहीं करते हैं और डोंगफेंग को उनके हवाले नहीं करते हैं ना, तो वो आज ही यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए इस सेक्ट का एल्डर होने के नाते हम सबकी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम इस सेक्ट के बारे में सोचें, यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। हमें हमारे अपनों के बारे में सोचना होगा कि यहाँ पर वो लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। इमॉर्टल अलायंस वालों की शर्त बड़ी सिंपल है कि उनको बस डोंगफेंग चाहिए, और हम यहाँ पर एक बार उनसे माफी मांग ले तो वो अपना सारा हिसाब किताब भूल जाने को तैयार हैं। अगर आप इमॉर्टल अलायंस के काम के बीच में टांग नहीं घुसाए होते ना, तो आज ये नौबत हमें देखने को मिलती ही नहीं। ये सारी गलती आपकी वजह से ही हुई है, तो इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी बनती है हमारे इस सेट को बचाना और यहाँ के लोगों को बचाना। तो अब आपका जो फैसला होगा हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। तो वहीं डोंगफेंग और वो जो लड़की थी वो यहाँ पर चुपके से सारी की सारी बातें सुन रहे होते हैं। जो बातें सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर सच में डोंगफेंग को भगाने की ही बात हो रही है कि यहाँ पर डोंगफेंग को बुरे लोगों के हवाले कर दिया जाए। आखिर ये एल्डर इतने ज्यादा गलत बातें कैसे कर सकते हैं। तो वहीं सेकंड अंकल जो थे वो यहाँ पर सारे एल्डर से कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को अकल नहीं है, तुम लोग यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर डोंगफेंग को उन इमॉर्टल अलायंस वालों के हवाले कर देना चाहिए। डोंगफेंग भी हमारे सेट का एक डिसाइपल बना है और यहाँ पर हमारे हर एक सेट के डिसाइपल की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना के डोंगफेंग की है। मैं यहाँ पर डोंगफेंग को उन बुरे लोगों के हवाले नहीं कर सकता। और आप लोगों को क्या लगता है कि इमॉर्टल अलायंस वाले इतने अच्छे हैं कि डोंगफेंग को उनके हवाले करने के बाद और उनसे माफी मांगने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे उन्होंने तो मेरे भाई को कैद करके रख दिया, जबकि मेरे भाई ने कितने सालों तक के उनकी मदद की थी और उन इमॉर्टल अलायंस वालों को आज जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हैं ना, वहां तक के लेकर गए थे, पर तब भी उसको क्या सिला मिला? कैद करके रख दिया गया। और आप लोग यहाँ पर मुझे मजबूर कर रहे हैं कि उसी इंसान के बेटे को मैं उन बुरे लोगों के हवाले कर दूं। माफ करना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अब आप इसके लिए मेरे से खिलाफ क्यों ना हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सारे के सारे एल्डर भड़क जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जान का क्या होगा। इमॉर्टल अलायंस वाले आज ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे हमें मारने के लिए। तो क्या आप अकेले जाएंगे उनसे लड़ने के लिए? आपके अंदर ताकत है क्या? अकेले यहाँ पर उस इमॉर्टल अलायंस वालों का मुकाबला कर सकते हैं?
तो यहाँ पर सेकंड अंकल कहने लग जाते हैं कि अगर आपको नहीं आना होगा ना तो किसी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ इमॉर्टल अलायंस वालों से लड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ कि मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांसें बची हैं मैं डोंगफेंग को उनके हवाले नहीं करूंगा। अब उन लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा। तो अब यहाँ पर जिस चीज का डर था उसी चीज की घंटी बज जाती, क्योंकि मिस्ट्री सेट के बाहर दस्तक होने लग गई थी इमॉर्टल अलायंस वालों की। इमॉर्टल अलायंस के कुछ बंदे यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। अब वो आवाज लगाते हुए जोर जोर से कहने लग जाते हैं कि सेकंड अंकल कहाँ छुप कर बैठा हुआ है, हमारे 3 गिनने से पहले हमारे आंखों के सामने और डोंगफेंग को यहाँ लेकर आ। अगर तू नहीं आता है ना तो फिर जितने भी लोग इस मिस्ट्री सेट के अंदर मौजूद है ना सभी की लाशें एक लाइन से बिछा दी जाएगी, जो कि मुझे पता है कि तू ये देखना नहीं चाह रहा होगा, इसलिए तुरंत ही हमारे सामने आकर पहुंच जा। ये सुनकर सेकंड अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस वालों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल अलायंस के पावरफुल बंदे आए हुए थे। इमॉर्टल अलायंस में जितने भी सेक्ट शामिल है उन सभी के मेन एल्डर वगैरह यहाँ पर आए हुए होते हैं। वो लोग सेकंड एंगल से कहने लग जाते कि तुझे पता होना चाहिए कि आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। हमें सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, जैसा कि हमने लेटर में भी जो कुछ टाइम पहले तुझे भेजा है उसमें भी लिखा था कि तू यहाँ पर झुक कर हमसे माफी मांग, क्योंकि तुम्हारे मिस्ट्री सेक्टर वालों ने हमारे इमॉर्टल अलायंस के कई सारे बंदों की जान ली है। उसी के साथ साथ मेरी पोती की तूने कल्टीवेशन को भी हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया। तो इसके लिए तो मैं यहाँ पर तुझसे माफी मंगवाना चाहूंगा। एक तू मुझसे माफी मांग और दूसरा जो डोंगफेंग जिसको तूने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है उसको हमारे हवाले कर दे। अगर तू ये करता है तो आज यहाँ पर तेरे मिस्ट्री सेट को छोड़ दिया जाएगा दया दिखाते हुए, वरना यहाँ पर तू देख ही सकता है कि हम लोग कितने सारे हैं और जब यहाँ पर हम लोग टूट पड़ेंगे ना तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे और तुम्हारे मिस्ट्री सेट का क्या अंजाम होगा इसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुझे हमारी बातें माननी पड़ेगी। तो ये सुनकर सेकंड एंगल कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर इस इमॉर्टल अलायंस वाले ने तुम जैसे अचकाने वचकानों को भेजा है ताकि वो यहाँ पर मुझे रोक सके। तुम लोग भूल गए क्या कि जिस तरह से मैंने उस एम्परर की धज्जियां उड़ाई थी उसी तरह से मैं तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा सकता हूँ। तो इस तरह के तरीके से बात करके ना तुम लोग सिर्फ यहाँ पर मुझे मजबूर कर रहे हो ताकि मैं पहला कदम उठाऊं, और जब मैंने अपना पहला कदम उठाया ना तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो ये सुनकर इमॉर्टल अलायंस के जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे वो लोग कहने लग जाते कि हम तो यहाँ पर पहले तुम्हें ठीक तरह से बात करने के लिए आए हुए थे, हमें लगा कि तुम यहाँ पर समझदार होगे, अपने लोगों की जिम्मेदारी तुम समझते होगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आकर तो पता चलता है कि यहाँ पर बात कुछ और ही चल रही है। तुम्हें तो हल्की सी अपनी पावर के ऊपर इतना घमंड है कि तुम यहाँ पर हम सब का मुकाबला कर सकते हो। एक मामूली से लड़के के लिए तुमने यहाँ पर अपने सेट को बिल्कुल तलवार की नोक पर रख दिया और सबकी जान तुमने दांव पर लगा दी। तो अब इसका अंजाम जो होगा ना उसे तुम्हें ही भुगतना है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर सेकंड अंकल कहने लग जाते कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। वैसे भी तुम लोगों की बातें कौन मानेगा, इतने घटिया लोग हो जिसने मेरे भाई को हमेशा के लिए तुम लोगों ने कैद कर दिया। अगर मेरा भाई कैद नहीं हुआ होता ना तो वो अर्थ इमॉर्टल रैम का बंदा था, अभी तक कि वो हेवन इमॉर्टल रैम पे पहुंच गया होता। उसकी जिंदगी जो तुम लोगों ने बर्बाद की है ना उसका भी हिसाब किताब तुमसे लेने का बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। तो आ जाओ, अगर हिम्मत है ना तो मेरा एक बाल तक बाका करके दिखाओ। तो ये सुनते साथ ही इमॉर्टल लाइंस के जितने भी एल्डर वगैरह आए हुए थे वो लोग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं कि सेकंड अंकल तूने ही यहाँ पर हमें मजबूर किया है इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, तो अब यहाँ पर तू भुगतने के लिए अंजाम तैयार हो जा। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर इन दोनों का बैटल शुरू हो चुका था। सारे के सारे लोग मिलकर सेकंड अंकल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड अंकल और यहाँ पर वो जो लड़की होती है जो कि सेकंड अंकल के साथ रहती है, हो सकता है कि यहाँ पर वो उनकी वाइफ होगी, तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी ताकि ये दोनों मिलकर उस इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ फाइट कर सके। देखते ही देखते इन दोनों का जो अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से शुरू हो चुका था। वो एल्डर वगैरह अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेकंड अंकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते। जब यहाँ पर सेकंड अंकल एक अटैक को रोकते तो यहाँ पर उन लोगों ने दूसरा अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से यहाँ पर वो लड़की भी बीच में आ जाती है और दोनों ने मिलकर करीब करीब 12-13 एल्डर वगैरह होंगे इमॉर्टल अलायंस के साथ, उनके साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। ये फाइट बहुत ज्यादा कमाल की चल रही थी। सेकंड अंकल अपनी पूरी जान लगाने को तैयार थे ताकि किसी भी हालत में वो इन सारे बदमाशों को खत्म कर सके। जब यहाँ पर डोंगफेंग ये चीज देखता है तो वो यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए जा रहा था ताकि यहाँ पर इन सभी की धज्जियां उड़ा सके, लेकिन वो लड़की जो होती वो यहाँ पर उससे कहने लग जाती है कि डोंगफेंग अभी आपको नहीं जाना चाहिए,
चाहिए। यकीन मानिए मेरे फादर इतने स्ट्रांग है कि वो यहाँ पर इन सभी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप फाइट करने के लिए गए और आपको चोट लगी ना तो आपको दोबारा से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। डोंगफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कसम खा लेता है कि अगर यहाँ पर मेरी दाव बॉडी और मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक नहीं होती है ना तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर स्वॉर्ड की टेक्निक सीख कर खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि पूरी दुनिया पे मैं ही राज करूंगा। बहुत हो गया इस तरह के घटिया लोगों का। आखिर कब तक ये लोग अपनी पावर के बलबूते पर कमजोरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का अंत मेरे ही हाथों होगा। अब आज हो या फिर कल हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मरेंगे तो मैं ही मारूंगा इन लोगों को। तो वहीं सेकंड अंकल की फाइट अभी भी यहाँ पर उन इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ हो रही थी। वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक हेवनली थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह की टेक्निक की वजह से यहाँ पर डोंगफेंग की दाव बॉडी और मार्शल स्पिरिट की वाट लगी थी। तो सेम उसी अटैक का इस्तेमाल वो लोग यहाँ पर सेकंड अंकल के ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी भी इसी तरह की हालत कर दे। जब यहाँ पर सेकंड अंकल ये अटैक देखते हैं तो वो तुरंत ही अपने सेट का जो सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है स्वॉर्ड वाला उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने मिस्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था, पूरी की पूरी जगह पर इतना बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने पूरे के पूरे सेट को कवर कर लिया था। इस नजारे को देखकर तो इमॉर्टल अलायंस के जितने भी लोग आए थे एक पल को तो वो भी अपनी आंखें चौंधिया जाते हैं कि भाई साहब ये कितना बड़ा फॉर्मेशन है। इसने तो पूरे इलाके को यहाँ पर कवर कर लिया। वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर से 10,000 स्वॉर्ड एक बार में बाहर निकलकर जितने भी इमॉर्टल अलायंस के बंदे थे उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और उसके बाद वहां पर एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकलकर आती है फॉर्मेशन के अंदर से कि सबकी हालत खराब हो चुकी थी। सारे के सारे अटैक इमॉर्टल अलायंस वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो चुके थे कि मानना पड़ेगा ये जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर इतना पावरफुल फॉर्मेशन इस सेकंड अंकल ने सीखा तो आखिर सीखा कैसे? पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अकेले नहीं है। जब 10 हाथ एक साथ मिलते हैं ना तो किसी भी तरह के अटैक को आसानी से रोका जा सकता है। तो इस वजह से अब यहाँ पर जितने भी बंदे थे इमॉर्टल अलायंस वाले सब एक साथ मिलकर अपना पावरफुल अटैक तैयार करना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर सेकंड अंकल और उस लड़की को जान से मार सके। यहाँ पर उन लोगों ने एक प्लान बनाकर रख लिया था कि पहले कुछ लोग जाएंगे सामने से अटैक करेंगे सेकंड अंकल के ऊपर और पीछे से कुछ लोग आएंगे जो 7 लोग एक साथ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेकंड अंकल की जान लेंगे। इस प्लान से अनजान सेकंड अंकल जो थे उनके सामने जो अटैक आ रहा था वो उसके साथ ही फाइट कर रहे होते हैं और उनका ध्यान पीछे की ओर जाता ही नहीं क्योंकि सामने से भी कई सारे अटैक आ रहे थे। और जैसे ही उन लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पर अब सेकंड अंकल का ध्यान पूरी तरह से उनसे हट चुका है तो अचानक से ही कुछ बंदे आते हैं और अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा अटैक करते हुए मार देते हैं सेकंड अंकल के ऊपर, जो अटैक पूरी तरह से जाकर सेकंड अंकल को लग गया था। और ये अटैक इतना बुरी तरह से उनको लगा होता है कि सभी लोग ये देखकर घबरा चुके थे कि सेकंड अंकल नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। सारे लोगों के दिमाग में एक टेंशन चढ़ चुकी थी कि यहाँ पर सेकंड अंकल को क्या हुआ, क्या वो बच पाए इस अटैक से। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या सेकंड अंकल इस अटैक से सरवाइव कर पाए या फिर उनकी जान चली गई। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।